हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू यूपीएससी इंटू केसेस। आज हम बात करने वाले हैं एफटीआई एंड द सेकंड टॉपिक इज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी बिकॉज both of the topics are the sizzling hot topics which make it the obvious choice for the examiner to set these questions in the UPSC 2025. सो हम इन दोनों टॉपिक्स में देखेंगे क्या क्या. फर्स्टली द स्टेटस ऑफ एफटीआई, right? Challenges and way forward, how we can achieve the better FDIs, right? And again, in China plus one strategy, we're gonna look both the negatives and the positive aspects, and also the views of some eminent personalities like our chief economic advisors too, right? So let's start with the FDI. Firstly, let us talk about the data regarding FDI. सो अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एफ कहाँ से आती है, सो द 25% विच इज़ द मैक्सिमम एफ इट कम्स फ्रॉम मॉरिशियस. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ सो मैक्सिमम जो एफ है इट इज़ गिवन टू महाराष्ट्र, देन कर्नाटका एंड देन गुजरात. एंड ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्वियस क्योंकि महाराष्ट्र यानी मुंबई हमारा एक इकोनॉमिक हब है, कर्नाटका यानी बेंगलोर साइबर हब, और गुजरात जहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो वहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स है, कहीं ना कहीं वही कारण है एफडीआई को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के. एंड लास्टली इन द रिसेंट लास्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर द कोरोना टाइम द डिजिटल एफडीआई हैज़ बीन इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली फ्रॉम द फिजिकल एफडीआई. अब देखने वाली अगर यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए तो मॉरिशियस जैसे एक छोटे से देश से इंडिया को 25% एफडीआई मिल रही है. देखा जाए तो इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, राइट? सो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मनी आ रही है इट इज़ द लॉन्डर्ड मनी, राइट? क्योंकि मॉरिशियस इज़ अ टैक्स हेवन कंट्री, तो यहाँ से इसीलिए इतनी ज़्यादा एफडीआई आ रही है. ऑल्दो ये आप एग्जामिनेशन में नहीं लिखेंगे, बट इट्स फॉर द कंसेप्ट एक्चुअली, ताकि आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट द एफडीआईज, राइट? नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द एफडीआई, सो मैंने इसे दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड करा है. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज कैपिटल एस्पेक्ट एंड द वोटिंग राइट्स. अब देखिए, अगर हम बात करें तो एफडीआई है क्या इन जनरली अगर सोचा जाए तो बाहर रहने वाला कोई भी पर्सन जो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑब्वियसली, तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं यानी एफडीआई. तो अब हम उसके बेनिफिट्स देखते हैं या सिग्निफिकेंस देखते हैं. तो पहली चीज़, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है हमारी कंट्री में, सो हमारी कंट्री में उसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होगी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ऑब्वियसली, राइट? द अनदर थिंग इज़, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑब्वियसली जो हमारी प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली अवर एक्सपोर्ट्स गोना बूस्ट. अगेन, अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो डॉलर्स में इन्वेस्ट करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेक्स है, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, इट विल गेट मोर एनरिच्ड. सो इट इज़ ऑल्सो बेनिफिट. उसके बाद अगर एक और बेनिफिट देखा जाए कैपिटल के मामले में, सो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लेयर्स. लाइक अगर आपको पता हो कि अभी रिसेंटली एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सेटअप किया गया, सो नए प्लेयर्स इंडिया में आ रहे हैं. दैट मीन्स दे विल ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज टू. सो दिस वॉज ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट. अब हम अगर बात करें वोटिंग राइट्स की, क्योंकि एफडीआई का मीनिंग ही है कि जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं, और अगर कभी कोई ज़्यादा शेयर्स खरीद रहा है तो उसे वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं. सो अब उन पर्सन जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन कंपनीज़ में, वो क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में. सो इट हेल्प्स दे हेल्प्स इन टेक्निकल ट्रांसफर्स, राइट? कुछ भी टेक्नोलॉजी होगी जो कि वो फॉरेन में अपनी कंपनीज़ में यूज़ कर रहे हैं, जो उनकी बाकी सब्सिडरीज कंपनी है जो वहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इंडिया में आ पाएगी. एंड द सेकंड थिंग, देयर विल बी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब कैसे? देखिए, पहली चीज़ प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, उसके साथ साथ कंपटीशन बढ़ेगा इंडियन मार्केट में. एंड हेल्दी कंपटीशन ऑलवेज गोना रॉक द सिचुएशन, राइट? So all these are the significant features of the FDI.
नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ द एफडीआई। तो देखा जाए तो लास्ट कुछ टाइम से जो ग्लोबल एफडीआई है, इवन ग्लोबल एफडीआई हैज़ ऑल्सो बीन डिक्लाइंड बाय 2%। सो सेम इज़ द कंडीशन विद इंडिया। इंडिया में भी एफडीआई जो है उसका डाउनफॉल देखा जा रहा है, एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम दिस डाटा। देखिए, जो हमने मेजर करी, हमारा जो एफडीआई का शेयर है, पहली चीज़ उसे हम मेजर करते हैं एफडीआई टू जीडीपी रेशियो से। तो ये डिक्लाइन करा है फ्रॉम 2018 टू 2023। दिस वॉज द टाइम पीरियड, और ये दोनों डाटास के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए, पहले जो एफडीआई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इट वॉज 0.62%। इट हैड डिक्लाइन टू 0.39%, एंड सेम गोज़ विद द सर्विस सेक्टर। यहाँ पर भी पहले जो एफडीआई की कंट्रीब्यूशन थी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इट इज़ 0.87%। लेकिन अभी 2023 के डाटा के अनुसार इसकी अंदर भी जो एक डिक्लाइन, एक शार्प डिक्लाइन वी कैन से देखा गया, क्योंकि ये भी 0.87 से 0.69% पे शिफ्ट हो गया। सो अब ये तो हो गया ट्रेंड। नाउ द थिंग इज़ कि हम इसे कैसे टैकल करें, राइट? तो अगर हमें एफडीआई को बूस्ट करना है इन सब चीज़ों के बावजूद कि ग्लोबल अगर ग्लोबल अगर एफडीआई कम भी हो रही है, राइट, उसका ट्रेंड कम डिक्लाइनिंग पे जा रहा है, तो हम किस तरह से उसे इम्प्रूव करें हमारी कंट्री में। दैट इज़ आवर मोटो एज एन ऑफिसर, एज एन एस्पिरेंट, वी नीड टू नो ऑल सच थिंग्स, राइट? तो देखिए, पहली चीज़ कैसे हम कर सकते हैं, वी कैन बूस्ट अवर ओपन मार्केट्स, ताकि जो मार्केट फोर्सेस है वो डिसाइड करें कि मार्केट किस तरह से चलेगा, rather than the government, because it is a saying in the present context that the government has no business in the businesses, right? तो पहली चीज़ हम इसे इंश्योर कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग कि जो हमारे डायस्पोरा है, बिकॉज इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, तो हम जो डायस्पोरा है उनसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। अब कैसे लेंगे कि जो फर्स्ट टर्मर्स हैं हम उन्हें इंसेंटिवाइज करें कि आप आके इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, रेदर देन इन द नियर फॉरेन, आप इंडिया में आके इन्वेस्ट कीजिए, राइट? एंड द थर्ड थिंग जिससे एफडीआई बूस्ट हो सकती है, दैट इज़ वी कैन एस्टैब्लिश सम इन्वेस्टमेंट प्रमोटिंग एजेंसीज, जिसका एक पर्टिकुलरली यही काम हो कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक बूस्ट प्रोवाइड करे, उनके माइंड में, उनकी साइकोलॉजी के साथ खेले कि नहीं, इंडिया इज़ अ बेटर प्लेस टू डू द इन्वेस्टमेंट, राइट? उसके बाद वी कैन ऑल्सो गो फॉर द टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स। अब देखिए, अगर टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करी जाए, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में अभी के टाइम पे देखा जाए तो फिनटेक बहुत ही अच्छे से फ्लरिश है, तो हम इसे अपनी एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पे उसका एक सेगमेंट कंसीडर कर सकते हैं, राइट? तो हमें इस पर और बूस्ट करके इसे वर्ल्ड वाइड हमारे जो मॉडल है, जो भारत क्यूआर का मॉडल, राइट, या यूपीआई का मॉडल वी कैन से, उसे अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड एक रिकॉग्निशन जो ऑलरेडी मिल चुकी है, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी अगर वर्ल्ड वाइड हो, बाकी देशों के लोग भी यूज़ करें, सो इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर अस, ओके? देन द अनदर थिंग, वी कैन इम्प्रूव द एक्सेस टू क्रेडिट, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है या एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसे बूस्ट मिले इंडिया में। उसके बाद अगर हमें एफडीआई को बढ़ाना है, तो वी कैन ऑप्टिमाइज अवर एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन्स। ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी छूट दी जाती है कि आप बिज़नेस करिए यहाँ पे, इन एरियाज़ में आके आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हमें इसे और फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। देन द अनदर स्टेप वी कैन टेक इज़ दैट वी कैन डू क्राउडिंग फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, राइट? हम प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट करें कि वो इंडिया के डेवलपमेंट में ज़्यादा भाग लें। अब देखिए, एंड लास्ट थिंग इज़ नॉलेज स्पिल ओवर। ऑब्वियसली यू कैन यूज़ सच जार्गनियस वर्ड्स। देखिए, अब बाहर का कोई इंडिविजुअल अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है एंड उसके काफ़ी स्टेक्स हैं यहाँ पर इंडिया में, आप मान के चलिए कि 45 to 50% उसकी अगर स्टेक है, तो ऑब्वियसली उसके पास वोटिंग राइट्स होंगे, तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पर शेयर करेगा। तो उस एक्सपर्टीज़ को यहाँ पर के जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो उस एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? सो हमें उस चीज़ का भी बेनिफिट लेना है। सो दीज आर द थिंग्स रिगार्डिंग द एफडीआई, किस तरह से उसका डिक्लाइन देखा जा रहा है और किस तरह से हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, अब यहाँ पे आप लोगों की कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी का टेस्ट भी हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी तो एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड चीज़ मान ही ली गई है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया को चाइना से एफडीआई लेनी चाहिए या नहीं, सो व्हाट्स योर स्टैंड? टेक अ पॉज, थिंक अ वाइल एंड अपने मन में सोच लीजिए कि आप क्या चाहते हैं या आपका व्यू पॉइंट क्या कहता है, राइट? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि हमें कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो नहीं लेनी चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड देयर वाज अ सिनेरियो दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना बिकॉज बहुत सारे गुड्स जो हैं वो चाइना से आ रहे हैं इंडिया में। सो अगर हम कह दें कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए बट गुड्स तो आएंगे, सो कहीं ना कहीं ये एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन है किसी भी कंट्री के लिए कि उसमें पैसा नहीं आ रहा है उस कंट्री में, लेकिन बाहर के प्रोडक्ट्स जो कि इसकी मार्केट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के। इट इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन। सो ऑब्वियसली इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी इसी चीज़ की बात करते हुए देयर वॉज अ मेंशन दैट वी हैव टू फॉलो द गोल्डन मीन। हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी एक्सेस करना है बट इन अ वेरी रैशनलाइज्ड मैनर, राइट? और हमें गुड्स जो आ रहे हैं उसे टैकल करने के लिए वी हैव सम इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, स्किल अप इंडिया, राइट? तो हमें इन दोनों का एक फ़ाइन बैलेंस बनाकर चाइना से एफडीआई भी लेनी है ताकि हम खुद की जो एक्सपर्टीज़ है, जो हमारे R&D है, हम स्पेसिफिकली उसको बूस्ट करें। सो दिस वॉज द थिंकिंग और द वी कैन से आवर थिंक टैंक विल थिंक लाइक दिस, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि दैट वी नीड टू मेंटेन दिस फाइन बैलेंस। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, तो पहले है क्या ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, ज़रा इसके बारे में हम बात कर लें। तो देखिए, अभी जब कोविड का टाइम था तो या फिर अभी भी रिसेंट कुछ टाइम की भी न्यूज़ यही है कि चाइना ने जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट था वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स की कमी आ गई। तो जिसकी वजह से हर कंट्री को ये पता चला कि दैट दे हैव टू डाइवर्सिफाई देयर रिसोर्स पूल। सो अब चाइना प्लस वन का मीनिंग ये है कि चाइना के साथ साथ वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि वो किस कंट्री में इन्वेस्ट करके अपना आउटपुट गेन कर सकते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन है, राइट, फॉर दिस वन इज़ इंडिया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हायर लेबर अवेलेबिलिटी, राइट, एंड द ह्यूज मार्केट। सो बाहर की कंपनीज़ के लिए तो एक तरह से विन विन सिचुएशन है, लेकिन हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, राइट, वी नागेश्वरन जी, उनका ये कहना है कि हमें इसे बहुत ही रैशनलाइज वे में देखना चाहिए इफ़ वी रियली वांट टू रियलाइज दिस पोटेंशियल एक्चुअली। अब उनका कहना ये है कि जिस तरह से एफडीआई कुछ ही स्टेट्स में रहकर लिमिटेड रह जाती है, राइट, अभी हमने देखा कि जो शेयर्स थे महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में हाईएस्ट शेयर्स हैं, और जबकि हम बाकी स्टेट्स देख लें जैसे सिक्किम, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर एफडीआई का इन्फ्लो बहुत ही कम है। सो उनका जो कंसर्न है नागेश्वरन जी का वो भी यही है कि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी इन सर्च ऑफ दिस चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी तो वो कुछ स्टेट्स में लिमिटेड ना रहे, राइट? सो इसके लिए वी हैव टू फॉर्मुलेट सम प्लान्स। अब देखते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, जैसे मैंने आपको ये बता ही दिया, द कंट्रीज वांट टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन, राइट? द अनदर पॉइंट इज जियोपॉलिटिक्स की वजह से ये स्ट्रेटजी को और बूस्ट मिल रहा है। अब ये जियोपॉलिटिक्स है क्या? देखिए, चाइना वर्सेस अमेरिका, दिस वॉज द रियल जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई और ग्लोबल सुपर पावर आए उसके कंपैरिजन में। सो इसलिए चाइना वर्सेस अमेरिका, कहीं ना कहीं अमेरिका इस चीज़ को बूस्ट दे रहा है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, ताकि कोई और कंट्री ऐसी खड़ी हो जो चाइना को काउंटर कर पाए, एंड इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑब्वियसली। उसके बाद अगर हम अगली चीज़ देखें तो चाइना में देयर इज़ अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि वहाँ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो वहाँ की जो वर्किंग एज है या जो यंग लोग हैं वो कम है और जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं,
जिसकी वजह से जो आपकी वर्क फोर्स है वो अब वीक हो रही है। बट इंडिया हैज़ दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है, तो हमें इस चीज़ का पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए। अब अगर हम देखें कि इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, सो द फर्स्ट थिंग इज़ जो हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स चलाते हैं उसकी मदद से वी कैन एक्चुअली रियलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। अब हम अगर ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली देखा जाए तो और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसे एज एन ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है। बिकॉज बाहर की कंट्रीज़ जो हैं जैसे यूएस या यूरोप या और भी जितने भी कंट्रीज़ हैं, मेजर कंट्रीज़ आई कैन से, तो वो डाइवर्सिफाई करना चाह रही है अपने रिसोर्स पूल को। तो वो खाली इंडिया पे तो ध्यान नहीं देंगे कि खाली इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे ना, दे ऑल्सो लुक अनदर कंट्रीज़ फॉर दिस, एंड द कंट्रीज़ आर मैक्सिको, थाईलैंड एंड वियतनाम। क्योंकि यहाँ पर भी जो उन्हें लेबर है या उन्हें जो इंडस्ट्रियल लॉज मिल रहे हैं दैट आर इन देयर फेवर। ओके, सो ये हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया China+1 स्ट्रेटेजी के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिलेमा और वी कैन से ट्रिलेमा इन China+1 स्ट्रेटेजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिनेरियोज, कि इंडिया के लिए डिफ़िकल्ट क्यों है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन चाइना। हम बाकी कंट्रीज़ पे तो हैं, जैसे ऑयल के लिए हम बाकी कंट्रीज़ पे हैं, अरेबिक कंट्रीज़ के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑल सच थिंग्स हम चाइना पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर हम अपने राइवल पे ही डिपेंडेंट है तो हम कैसे जीत सकते हैं। सो वी हैव टू डिक्रीज दिस डिपेंडेंसी, राइट। द अनदर थिंग इज़ द बॉर्डर इशू, राइट। लिपू लेक, काला पानी, ये आपने सुने होंगे। और चाइना हमेशा ये ग्रे जोन वॉरफेयर की जो टेक्टिक्स है उसे यूज़ करता रहता है आए दिन। So it is a bone of contention. The another dilemma, or we can say the other part of dilemma, is the lower domestic capabilities. क्योंकि इंडिया में we can say this term that industrial academia mismatch is there. क्योंकि जो स्किल चाहिए मार्केट में that is missing. बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं हमारे कंट्री में, लेकिन 30% of them are skilled only. This is the major issue, or we can say 30% of them are employable. This is the data of PLFS. Okay, you can quote this. So this is the dilemma कि हम चाहते तो हैं कि हम China+1 स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठा पाए, उसका जो पोटेंशियल है उसे रियलाइज़ कर पाए, बट हाउ? These are the challenges for India. Now, if we want to really capitalize this China+1 we can say scenario, so हम क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, along with the opportunities we have to integrate our supply chain with West, जैसे कि एप्पल के केस में हो रहा है, राइट। क्योंकि अगर हम हमारी जो यहाँ पे आने वाली सप्लाई चेन है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, पहले यहाँ पे खाली असेंबलिंग होती थी, लेकिन अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है तो कहीं ना कहीं सारे इम्पेटस बूस्ट होंगे। लाइक यहाँ पे रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ पे लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, राइट। यहाँ पे जो जेंडर इक्वलिटी है वो कहीं ना कहीं वो भी बूस्ट होगी। तो आप देख लीजिए कहीं ना कहीं ये एक जो साइकिल है वो हमें हेल्प करेगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज़, अगर हमें इसे रियलाइज़ करना है सो वी ऑल्सो हैव टू डिक्रीज अवर ट्रेड कॉस्ट। अब ट्रेड कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है, फॉर एग्जांपल रोड्स। अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में इफ़ आई विल टेक 5 आवर्स और मेरा मान लीजिए 200 का पेट्रोल यहाँ पे यूज़ हो गया, बट अगर यहाँ पे ये हाईवे एक अच्छा हाईवे होता और मुझे यहाँ पे खाली 2 घंटे लगते एंड माई पेट्रोल कॉस्ट शिफ्ट और वी कैन से डिक्रीज टू ओनली 50 रुपीज़, सो बेनिफिट होता। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी यहाँ पे आना चाहेगी क्योंकि उसे यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। सो हमें इसलिए जो ट्रेडिंग कॉस्ट है इट ऑल्सो नीड टू बी डिक्रीज्ड। उसके बाद हमें जो हमने FTA में आज बात करी ही है हमें इंसेंटिव्स देने चाहिए, या और भी जो हमने बाकी आज इनिशिएटिव्स पढ़े उन्हें अप्लाई करके FTA को बूस्ट करना चाहिए इंडिया में। तभी हम China+1 जो स्ट्रेटेजी है उसके जो बेनिफिट्स है उसे अवेल कर पाएंगे। नाउ लास्टली इफ वी टॉक अबाउट
the India stand. What is the India stand right now? So we work on this principle that we have to balance the things. Then the second thing is that we want to use the Chinese capital for know-how. Know-how means for knowing the capabilities, for realizing the capabilities, for developing the human resources. हम ये नहीं कि इससे हम कुछ कैपिटलाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, नहीं, हम इससे जो इन्वेस्टमेंट आ रही है चाइना से, उससे हम टेक्नोलॉजी पे काम करें. दिस वॉज द मेजर थिंकिंग. एंड द लास्ट, वी कैन ऑल्सो यूज़ द एक्सपर्टीज फ्रॉम द एशियान नेशंस. अब ये आशियान जो नेशंस हैं, राइट, हम इस यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं और वी कैन से यहाँ के जो उद्योगपति हैं, राइट, इंडस्ट्रियलिस्ट, हम उनकी एक्सपर्टीज़ भी यूटिलाइज कर पाएंगे अगर हमें इसे बूस्ट करना है या इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं उसे रियलाइज़ करना है, राइट. सो दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ बोथ द टॉपिक्स FDI एंड China+1. एंड एज आई सेड, ये दोनों टॉपिक्स ही बहुत करंट में वी कैन से इट इज़ अ सिजलिंग टॉपिक्स, राइट. सो कहीं ना कहीं ये UPSC 2025 में आने का पूरा दम रखते हैं. सो आई होप अब आपको ये समझ आ गया हो, और अब अगर कोई क्वेश्चन आएगा इसके रिगार्डिंग, सो आई होप अब आप इसे आंसर कर पाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे.